आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। आज का मेरा विषय है, क्या संविधान सचमुच खतरे में है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनंत उदार आकाश के चिंता रहित ज्योतिर्मय प्रशस्ति ललाट की तेजस्विता लिए हुए इस भारत भूमि में जो तंत्र चल रहा है वह है लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र का जो आधार है वह है संविधान। सर्वप्रथम हमारे लिए ये जानने की आवश्यकता है कि संविधान है क्या? संविधान का आधार क्या है? संविधान का इतिहास क्या है? सर्वप्रथम जो हमारे देश में संविधान बनाया गया तो 1935 में ब्रिटिश के द्वारा जो बनाया गया था संविधान को। उसके बाद जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तब मांग थी कि हमारे देश का एक अपना संविधान होना चाहिए जो हमारी सत्ता को चला सके, हमारे देश को अग्रसर कर सके, उसके भविष्य के लिए, उसके विकास के लिए। तब हमारे देश के जो माननीय नेता थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू जी प्रमुख थे, उनके साथ अग्रज जो जितने भी नेता थे उन सभी ने मिलकर के संविधान सभा का गठन किया। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। उनके साथ BN राव जी भी थे। ऐसे करके उस वक्त के जो आले दर्जे के वकील थे, बहुत अच्छे पढ़ने वाले प्रोफेसर थे, पढ़ाने वाले जो सभी लोग थे, उन सभी ने मिल करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेकर के 26 नवंबर को 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसके दौरान हमारे देश को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जिसके बाद से हमारे देश में अपनी सत्ता थी, अपने कानून थे, अपने रूल्स रेगुलेशन थे कि हम अपने देश को कैसे चलाएंगे, क्या कार्यपालिका रहेगी, क्या विधायिका रहेगी, क्या न्यायपालिका का कार्य रहेगा, मीडिया का क्या रहेगा, वो सभी उसके अंतर्गत लिखे गए थे। हर चीज़ का एक प्रावधान था। उसमें हमें मौलिक अधिकार दिए गए, मौलिक कर्तव्य दिए गए। इसके साथ ही साथ जितनी भी समस्याएं या फिर किसी के साथ कोई अपराध हो सकता है, उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया, उनके लिए विभिन्न कानूनों का प्रावधान किया गया। जो अपना संविधान था वो 3 भागों में बेसिकली विभाजित है। उसके 3 स्तंभ हैं। उसमें से प्रमुख स्तंभ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके अतिरिक्त जो हम एक और स्तंभ को मानते हैं वह है हमारा मीडिया। सर्वप्रथम मैं विधायिका को लेकर के बताना चाहूँगा, क्या विधायिका से संविधान को खतरा है? विधायिका ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि अपने देश में कानून बनाने का कार्य करती है। जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए जो भी सांसद रहते हैं, नेता रहते हैं, वो जाकर के उधर संसद में बैठते हैं और उनके द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इसके उपलक्ष्य पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे देश में आर्टिकल 13 जिसके द्वारा ये प्रावधान दिया गया था कि जो भी हमारा संविधान है उसमें से मौलिक अधिकारों को कभी भी विखंडित नहीं किया जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन आर्टिकल 246 जब इंदिरा जी की सरकार थी, उन्होंने उस आर्टिकल के माध्यम से जो कि बताया गया था कि हमारे देश में संविधान को परिवर्तित किया जा सकता है, इधर बताया गया था कि मौलिक अधिकारों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन सोचने वाली बात थी कि जो हमारे संविधान में आर्टिकल दिया हुआ था, संविधान को जब बदला जा सकता है तो मौलिक अधिकार को उसका एक था। इसी के तहत केशवानंद भारती की, जिसे आप में से हर कोई व्यक्ति जानता होगा, ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने हमारे देश के संविधान को एक नई दिशा दे दी, जिसके कारण उसे भविष्य के लिए हमेशा संरक्षित करके रखा जा सके। तब इंदिरा जी की सरकार में उन्होंने संविधान में बदलाव किए, अपनी पसंद के नेता को CJI को नियुक्त किया, 2 पद छोड़ करके। देश में लगा कहीं ना कहीं संविधान को खतरा आ चुका है। लेकिन तभी 13 जजेस की बैठक का एक गठन किया गया, जिसके द्वारा उन लोगों ने 1000 पेज का नोटिस निकाला। तकरीबन 60 दिवस तक उस पर चर्चा की कि क्या मौलिक अधिकारों को, संविधान को बदला जा सकता है। किसी सत्ताधारी पक्ष अगर बहुमत से आ जाता है तो क्या वो संविधान को बदल सकता है। इस पर बहुत ही लंबी चर्चा हुई। बाद में जाकर के पता चला, उन्होंने जस्टिस दिया कि संविधान को बदला जा सकता है, लेकिन इसकी मूल भावना के विपरीत नहीं। जो उसका मूल उद्देश्य है कि हमें अपने देश की जनता को ये अधिकार देने हैं, इससे इनका अग्रसर विकास हो सकता है, उसके आधार पर यह रिजल्ट निकाला गया कि हमारे देश में संविधान की मूल भावना को नहीं बदला जा सकता, संविधान के कुछ कानूनों को बदला जा सकता है। कानूनों एवं नियमों को बनाने की संविधान में 3 प्रकार की परंपराएं होती हैं। हमने पढ़ा है, एक होता है कठोरतम, जिसमें हमें आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति चाहिए पड़ती है। दोनों सदनों में से 2/3 स्तर पर हमें बहुमत चाहिए पड़ती है, जिसके द्वारा हम किसी कानून को बदल सकते हैं। दूसरा प्रावधान रहता है कि हम केवल संसद की एक ही मेजॉरिटी के साथ पारित कर सकते हैं। और तीसरा, बिना किसी उद्देश्य के हम जो कानून आ जाते हैं, जो कि जिस पर निर्विरोध रहते हैं, उनको आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। ये था विधायिका का। दूसरा आता है कार्यपालिका।
आज की गवर्नमेंट को हम देखते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में, तो कार्यपालिका के कार्य जो होते हैं बहुत ही अग्रसर रूप से होते हैं। देखें, ईडी, सीबीआई के छापों से हम सभी वाकिफ हैं। हम सभी देखते हैं कि विपक्षी दल के नेताओं के घर में अक्सर सीबीआई की रेड पड़ गई, ईडी की रेड पड़ गई, डेली की न्यूज़पेपर में एक खबर आती है। तो क्या कार्यपालिका उसका दुरुपयोग कर रही है? ये जरूरी देखने वाली बात है इसमें कि ईडी और सीबीआई पकड़ उन लोगों को रही है जिन्होंने घूसखोरी की है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपराध किए हैं, वो लोग उससे जाकर के पकड़े जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए भी कुछ ऐसे हैं जो कि भ्रष्ट नेता हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की कमी है, परंतु इससे संविधान को कहीं भी खतरा नहीं है, इसमें संविधान कहीं भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। कार्यपालिका के और कार्यों को देखकर जितनी भी नीतियों को हम क्रियान्वित करते हैं, नीतियों को लागू करते हैं, उस सभी में कहीं ना कहीं कार्यपालिका का बहुत बड़ा योगदान रहता है और वो सब भी संविधान के दायरे में होकर के रहता है। आगे की बात करते हैं न्यायपालिका। ये वो स्तंभ है जिसके बारे में सोचा जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसने समय दर समय अपने आप को बताया है कि क्या उपयोग है न्यायपालिका का भारत देश में। हमारे देश के जितने भी कानून थे, कृषि कानून सरकार ने इतने बहुमत से उसे पारित करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा की, विमर्श किया, लेकिन जनता दल के विरोध के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मना कर दिया और उन्हें कृषि बिल वापस लेना पड़ा। मनीष कश्यप एक ऐसा रिपोर्टर जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, उन पर जो NSI का एक्ट लगा दिया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या किस आधार पर उन लोगों ने उस पर ये एक्ट लगाया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो सरकार से प्रश्न उठा सकता है, सरकार से पूछ सकता है कि क्या कारण था जिसके कारण उन्होंने ये कार्रवाई की। जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं, जितने भी फेक हो रहे हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं कार्यपालिका का दुरुपयोग हो रहा है, परंतु उसके साथ में प्रश्न भी जो पूछ सकता है, हम अपनी बात जिसके समक्ष में रख सकते हैं, वह है सुप्रीम कोर्ट, जो कि अपनी न्यायपालिका के कारण एक अभिन्न स्तंभ बनकर के खड़ा हुआ है, जो कि हमारे संविधान को बचा रहा है। ब्रजभूषण सिंह का केस आप सभी ने सुना होगा। माननीय सांसद महोदय ने 20 साल से सांसदीय में चुनाव कर रहे हैं, बीजेपी पक्ष के नेता हैं, इतना ज़्यादा उनका दबदबा हुआ है, परंतु जब देखा जाए, जब याचिका पहलवानों ने उन लोगों ने दर्ज की सुप्रीम कोर्ट में, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि उन पर भी निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि कभी भी हमारे संविधान को उसमें खतरा नहीं हो सकता। आज हमारे देश में हम संसदों में देखते हैं कि आधे से ज़्यादा नेता भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे बैठे हुए जिन्हें लिखने का, पढ़ने का ज्ञान नहीं है, न जाने रेप, मर्डर केस, तो कितने ही उनके पास अत्याचार के केस छुटे पड़े हैं, वो लोग जाकर के आज हमारे फैसले ले रहे हैं। लेकिन जो संविधान बनाया गया था, उस वक्त आगे दर्जे के लोग आकर के हमारे संविधान को बना रहे थे, जिन्होंने विदेशों से जाकर के न जाने कितने ही देशों के संविधान का अध्ययन किया था, तो हमारे देश में उन लोगों ने सोच करके जो कानून बनाए जा सकते हैं उसका प्रक्षेपण किया था, ताकि कोई भी उसे बदल ना सके, बाद में इसके लिए कोई भी खतरा ना हो। उन्होंने हर परिस्थिति को जांच करके रखा था। आगे देखते हैं हम लोग मीडिया। आज बोला जाता है कि आधी से ज़्यादा मीडिया बिक चुकी है, मोदी मीडिया हो चुकी है, गोदी मीडिया हो चुकी है, इस प्रकार के सवाल सुनने के लिए आते हैं। तो क्या इससे संविधान को खतरा है? कहीं ना कहीं मीडिया जो दिखाती है जनता पर वही प्रभाव पड़ता है। हमारे समाज को जो पत्रकारिता रहती है वही एक बहुत बड़ा माध्यम है। समाचार पत्रों में जो पढ़ेंगे वही हमारे मस्तिष्क में आएगा, जो हम एडिटोरियल देखेंगे वही हमारी समझ बनेगी। पत्रकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जन जन को जागरूक किया जा सकता है, या फिर उसके दिमाग में भ्रष्ट नीतियों को या फिर संदेशों को व्याप्त किया जा सकता है। हमारे देश में मीडिया का एक अलग ही स्थान है। उसकी विश्व में रैंकिंग देखा जाए तो रैंकिंग देखने का ही मन नहीं करता है। दिखाते हैं वो न जाने क्या क्या, परंतु उसी मीडिया में रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी मौजूद हैं जो सरकार के हर नीतियों का लगातार विरोध करते हैं, जो भी गलत नीतियां होती हैं, उनके जैसे आधे दर्जे के पत्रकार भी वहाँ पर मौजूद हैं। मैंने आप सभी के समक्ष में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तीनों का परिप्रेक्ष्य दिया है।